नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी हरियाणा की। बताएंगे कैसे एक बार फिर हरियाणा में कांग्रेस का हुआ सुपड़ा सा। फिर बताएंगे कैसे अखिलेश के होली वाले बयान पर आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान ने किया पलटवार। फिर चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश बजट पर, बताएंगे मध्य प्रदेश बजट में क्या है खास। फिर बात होगी कि पश्चिम बंगाल में कैसे टूटी जातिवाद की जंजीरें। आखिर में बताएंगे कि 14 मार्च को होली के दिन क्यों वो समझाएंगे अमित शाह। हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी ने जीत दर्ज कर कांग्रेस को करारी शिकस्त दी और राज्य में कांग्रेस का फिर सुपड़ा साफ हो गया। हम बात कर रहे हैं हरियाणा नगर निकाय चुनाव के बारे में। आज हरियाणा नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी ने 10 नगर निगम में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की। आपको बता दें कि 10 नगर निगम में से 7 में महिला मेयर बनी, जबकि सिर्फ 3 में पुरुष मेयर बने। गुरुग्राम में राजरानी, यमुनानगर में सुमन बहमनी, पानीपत में कोमल सैनी, फरीदाबाद में प्रवीण जोशी, मानेसर में डॉक्टर इंद्रजीत, अंबाला में शैलजा सचदेवा और करनाल में रेणु बाला मेयर चुनाव जीती। जबकि कांग्रेस का किसी भी निगम में खाता भी नहीं खुला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। इसी तरह सिरसा नगर परिषद में बीजेपी का चेयरमैन बना, जहां से कांग्रेस की कुमारी शैलजा सांसद है। वहीं बीजेपी की बड़ी जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी काफी गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने ट्रिपल इंजरी की सरकार पर अपनी मोहर लगा दी है। होली को लेकर लगातार विवाद जारी है। ऐसे में पक्ष विपक्ष की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश ने फिर होली को लेकर बयान दिया, जिससे सत्ता पक्ष काफी भड़का हुआ दिखाई दिया। वहीं अखिलेश के होली वाले बयान पर आरएलडी सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने भी पलटवार किया। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर बताएंगे कि अखिलेश के किस बयान पर भड़का हुआ है सत्ता पक्ष। ये हमारा देश जो है प्यार मोहब्बत का देश है हमारा, और यहाँ सभी जाति धर्म के मजहब के जो भी लोग हैं, जो निवासी यहाँ पे, सब आपस में प्रेम मोहब्बत के साथ में अपने त्यौहार मनाते हैं। सभी को त्यौहार मनाने का सब एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं। ये तो जो इन मुद्दों को जो उछाल रहे हैं वो देश का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इस देश को प्यार मोहब्बत का देश बने रहने दें। यहाँ तो हर त्यौहार हर वर्ग जो है मिलजुल कर मनाता है और बड़े खुशी से हम अपने त्यौहार मनाते हैं। ऐसा विषय नहीं है कि इस तरह की बात करें, लेकिन जो इस तरह के माहौल को पैदा कर रहे हैं, वो जाति द्वेष का जो माहौल पैदा कर रहे हैं, वो वही लोग कर रहे हैं जो इन बात को बोल रहे हैं। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह से विफल है और महंगाई चरम पर है, जिसके परिणाम स्वरूप महंगाई के कारण लोगों का त्योहार फीका नजर आ रहा है। होली के मौके पर पारंपरिक व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और मनरेगा मजदूरों को महीनों से काम नहीं मिलने पर पैसे नहीं मिले हैं। बिना पैसे मजदूर अपनी होली कैसे मनाएंगे? उन्होंने दावा किया कि कई सरकारी विभागों में भी यही हालात हैं और कर्मचारियों के वेतन रुके हुए। गरीब की कहीं भी सुनवाई नहीं है, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने उनको घेरना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 से 26 के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। बजट में राज्य के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। बजट में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए नई योजनाओं की भी घोषणा की गई। बता दें, इस बार के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया और ना ही किसी कर की दर बढ़ाई गई, जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक राहत भरी खबर है और इससे व्यापारी वर्ग ने भी राहत की सांस ली। इसके अलावा सरकार ने अगले 5 सालों में उद्योगों को 30 करोड़ रुपए के इंसेंटिव देने की घोषणा की है। साथ ही 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। लेकिन जबलपुर के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं रहा, जिससे शहर के व्यापारियों और नागरिकों में नाराजगी है। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों का कहना है कि जबलपुर को हमेशा की तरह इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन से पीछे रखा गया। वहीं बजट पेश होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत कर इसके बारे में तमाम जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे वित्त मंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये हमारी सरकार का अद्वितीय बजट है। खास करके जिसके माध्यम से हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है और जो 2047 की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है,
अर्थात 250 लाख करोड़ का बजट का जो रोड मैप तैयार किया गया है, उसी सिलसिले में अपने बजट को 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दस्तावेज में केवल आंकड़े नहीं है, ये ठोस निर्धारित लक्ष्य है जिसके आधार पर व्यवस्थित प्लानिंग की गई है। गरीब, महिला, किसान, युवा सभी वर्गों की बेहतरी के साथ साथ ये बजट गांव, गरीब और खास करके व्यवस्थित प्लानिंग के भरोसे से मध्य प्रदेश विकास के मामले में एक नई, केवल सड़क पे चलने की स्थिति नहीं है, हवाई उड़ान की तरफ आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां इसमें सर्वहितैषी योजना के माध्यम से हमारा राजकोषीय जो अंदाज है, जिसके आधार पर ये बजट को डबल करने का प्लान बनाया गया है, ये बजट पिछले बार से 15% ज़्यादा है, अर्थात 4,21,032 करोड़ का ये बजट है जो आज तक के सारे रिकॉर्ड से बाहर जा रहा है और एक अलग प्रकार की अपनी हमारी तरलता की, आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ीकरण की बड़ी पहचान बन रहा है। मैं मान के चलता हूँ इस बजट के माध्यम से जो हमारा 2025-26 का बजट है, 2025-26 के बजट में 24-25 के बजट की तुलना में जो राजस्व में जो वृद्धि हुई है वो 7% हुई है और 2025-26 की तुलना में 2024-25 की अनुमान से पूंजीगत व्यय में ये खास बात गौर करने लायक है, इसमें 31% वृद्धि का अनुमान रखा है। हमारी निवेश की 31% का जो कल्पना की है, वाकई ये अद्भुत है। ये मान के चलो कि ये राज्य के आर्थिक दृष्टि से रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करेगा। मैं मान के चलता हूँ कि 2025-26 में जो विभिन्न प्रकार के व्यय के बारे में जो प्रावधान किया है, ये 17% अधोसंरचना के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने 17% की जो इसमें प्रावधान किए हैं, ये पिछली बार के 2024-25 की तुलना में 31% ज़्यादा है। 31% ज़्यादा रखने का मतलब है कि हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये बजट एक बहुत अलग प्रकार का है। ये हमारा खास करके 6 वर्षों में जेंडर बजट का आकार 2 गुना हुआ, ये उल्लेखनीय है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भी हम अपने 2 गुनी छलांग 6 वर्षों में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक विकास सभी प्रकार से, अर्थात बाल बजट को भी 6 वर्षों में 2 गुना करने का इसमें लक्ष्य दिखाया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से भी हमने एक बार फिर जो अपनी बात कही है कि किसी प्रकार की धनराशि की कमी नहीं आएगी। 18,669 रुपये की राशि का प्रावधान अपने इसमें किया है। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री प्रसूति सेवा योजना, जल जीवन मिशन, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए सब मिलाकर के लगभग 18,500 करोड़ की धनराशि इन माध्यम से भी रखी है। अटल कृषि ज्योति योजना के माध्यम से हमने 13,909 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री कृषक सूर्य योजना के माध्यम से लगभग 447 करोड़ की धनराशि इसमें रखी गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5,220 करोड़ की धनराशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 2,001 करोड़ की राशि, ये खासकर मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना के माध्यम से 1,000 करोड़ का प्रावधान हमने इसमें किया है। पश्चिम बंगाल में एक ऐसा मंदिर था जहां दलित समुदाय से आने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाता था। उनको अंदर आने से, पूजा अर्चना करने से रोका जाता था, जिसके बाद अब एक लंबे अरसे के बाद जातिवाद की ये जंजीरें तोड़ दी गई। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में दलित परिवारों को गिद्धेश्वर शिव मंदिर में प्रवेश से इनकार के बीच जिले के कटवा उपखंड का एक गांव किले में तब्दील हो गया। थोड़ी देर में देखते ही देखते गिद्धग्राम गांव के दलितों का एक ग्रुप स्थानीय गिद्धेश्वर मंदिर में प्रवेश करने लगा। दलितों के समूह को उम्मीद है कि इससे सदियों से चले आ रहे भेदभाव का अंत होगा। पूर्व बर्धमान जिले के दलित लोगों की लंबे समय से शिकायत रही है कि उन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। वो कई बार मंदिर समिति पर भी भेदभाव का आरोप लगाते रहे। उनका कहना है कि उनके पूर्वजों को कभी पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी गई।
लेकिन अब वो शिक्षित है और समय बदल गया है। बता दें 16 सीढ़ियां चढ़कर दलितों ने मंदिर में प्रवेश किया और जातिवाद भेदभाव को चुनौती दी। वहीं इस घटना ने जातिवाद भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया और दलितों को धार्मिक स्थलों में प्रवेश के अधिकार के लिए संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 मार्च से असम की 3 दिवसीय यात्रा करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान अमित शाह कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे और डेरगांव में लाचित बोरफुकन पुलिस अकेडमी का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने जानकारी दी कि अमित शाह 15 मार्च को पुलिस अकेडमी का उद्घाटन करेंगे और फिर मिजोरम रवाना होंगे। इसके बाद वो रात्रि प्रवास के लिए गुवाहाटी लौट आएंगे। उन्होंने बताया कि अगले दिन एबीएसयू के 97वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे और फिर दिल्ली लौट जाएंगे। आपको बता दें कि सम्मेलन का उद्देश्य मिशन गुणवत्ता शिक्षा आंदोलन 2030 को आगे बढ़ाना, एकेडमिक ढांचे और कौशल निर्माण के अवसरों को मजबूत करने के संबंध में प्रयास करना, साथ ही शिक्षा और युवा सम्मेलन में छात्रों और पेशेवरों को सशक्त बनाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जबकि विशेषज्ञ क्षेत्रीय शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव का विश्लेषण भी किया जाएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।